नमस्कार दोस्तों, ग्रेप्स का सीज़न चालू होने जा रहा है। फरवरी से फुल स्विंग में इंडिया से ग्रेप्स का एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। अगर आप भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हो और अच्छा खासा मार्जिन कमाना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले हम लोग ग्रेप्स एक्सपोर्ट के ओवरव्यू के बारे में देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रेप्स का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैकिंग की, उसके बाद टेम्परेचर एंड कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद बायर फाइनिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ है जिसको आप टारगेट करके आसानी से बायर फाइंड कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके पैकिंग कैसे जाते हैं, कौन कौन से नॉर्म्स है, कौन कौन से कंट्रीज़ है, अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो तो कौन से कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ग्रेप्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर इंडिया ने 391.59 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। वो करीब करीब वैल्यू आता है 3500 करोड़। इसका मतलब 3500 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से ओनली ग्रेप्स का। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1,75,000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है ओनली ग्रेप्स का। तो सोचो दोस्तों कितना सारा डिमांड है। लास्ट ईयर हमने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो नेदरलैंड कंट्री को किया है और नेदरलैंड से पूरे यूरोप में वो माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो नेदरलैंड एक स्टार्टिंग पॉइंट है और मेन मार्केट है इंडिया के लिए। आगे जाके मैं उसका इन डिटेल भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है ग्रेप्स एक्सपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि इंडिया टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है, जैसे पेरू है, जर्मनी है, यूएसए है, ये सारी देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेप्स है बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट क्वालिटी। अभी यहाँ पे वैरायटी वगैरह की हम लोग बात करेंगे आगे वाले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में अगर बात करता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट एचएस कोड की, तो इसका जो एचएस कोड आता है वो चैप्टर नंबर 8 आता है। अभी चैप्टर नंबर 8 क्या है? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसमें भी सब चैप्टर इसका आता है 06। तो यहाँ पे उसका अगर मैं एचएस कोड की बात करूँ तो यहाँ पे एचएस कोड निकल के आता है 08061000। बहुत सारे लोग लास्ट में 1010 भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट एचएस कोड की बात कर रहे हो तो 08061000 यही एचएस कोड यूज़ किया गया है। इसके बेसिस पे जो डेटा है वो मैंने निकाला और मैंने चेक किया कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन से हैं। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज की। देखिए दोस्तों, दो वैरायटी जो है वो ज़्यादातर फेमस है इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। एक है थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स, क्योंकि उसमें सीड बिल्कुल भी नहीं रहता है। ज़्यादातर जो हमारे ग्रेप्स एक्सपोर्टर्स या फिर ग्रेप्स प्रोड्यूसर है वो सीडलेस ग्रेप्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे मेन जिसको हम लोग वैरायटीज़ बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो है आपका थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स और दूसरा है सोनाका सीडलेस ग्रेप्स या फिर सुपर सोनाका जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी देखो दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो आपका नासिक में होता है। मतलब 84% ऑफ ग्रेप्स प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो नासिक में होता है और सोलापुर, सांगली, तासगांव साइड में भी होता है। लेकिन जो थॉमसन ग्रेप्स है वो नासिक के एरिया में बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि सांगली में एरिया में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स है वो होता है आपके नासिक एरिया में। और अगर मैं सोनाका और सुपर सोनाका की बात करूं तो वो सोलापुर रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकल के आती है। सुपर सोनाका सोनाका के लिए तासगांव, सांगली और सोलापुर रीजन बहुत ही फेमस है। अभी थॉमसन सीडलेस जो ग्रेप्स है दोस्तों वो बेसिकली आपको जाता है यूरोप कंट्रीज़ में, क्योंकि उसका जो टेक्सचर रहता है वो ग्रीन काइंड ऑफ रहता है। उसका जो शेप रहता है वो आपका जो शेप है वो राउंड रहता है। और यहाँ पे अगर आप सुपर सोनाका की बात करो तो उसका जो शेप रहता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। तो आपका थॉमसन सीडलेस ग्रेप जो है वो आप यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि यूरोप में उसकी अच्छी खासी डिमांड है। और अगर आप सुपर सोनाका की बात कर रहे हो तो वो जाता है आपका गल्फ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में और आपके बांग्लादेश, नेपाल जैसे कंट्रीज़ में यहाँ पे जाता है। तो ये हो गया दोस्तों दो वैरायटीज़ के बारे में। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैकिंग की, तो पैकिंग जो है वो दोस्तों दो प्रकार में जाता है। एक तो है आपका पाउच
पाउच पैकिंग का मतलब क्या है कि 500 ग्राम के आपके प्लास्टिक के पाउच बनाने हैं और वो एक थर्माकोल के बॉक्स में आपको पैक करने हैं। आपको स्क्रीन पे मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो पैकेजिंग आता है। और दूसरा पैकेजिंग जो आता है वो आता है पनेट पैकेजिंग। पनेट का मतलब क्या है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स रहता है, उसके अंदर आपको वो 500 ग्राम का जो है वो पैकिंग करना है और उसको फिर आप पैकिंग करेंगे एक कोरोगोलेड बॉक्सेस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे 5 kg का बॉक्स बनता है, 5.5 kg का बनता है, 4.5 kg का भी बॉक्स यहाँ पे बनता है। डिपेंडिंग अपॉन द बायर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जहाँ पे भी आप सोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ें सारी बायर से डिस्कस करके आप पैकिंग कर सकते हो। अभी हम लोग अगर बात करेंगे, ये गल्फ पैकेजिंग के लिए हो गया और आपका यूरोप के लिए हो गया। नॉर्मली यूरोप के लिए जो जाता है वो पनेट पैकेजिंग जाता है, पनेट पैकेजिंग। और आपका अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज़ के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए, जैसे मलेशिया हो गया और दुबई हो गया, तो इसके लिए आपको नॉर्मली जो जाता है वो पाउच पैकेजिंग जाता है। डिपेंडिंग अपॉन आपका बायर क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है आपसे, उसके ऊपर आपका पैकेजिंग डिपेंड है, आपका कॉस्टिंग डिपेंड है। तो वहाँ पे दोस्तों पाउच पैकेजिंग नॉर्मली गल्फ में यूज़ हुआ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पनेट पैकिंग भी नहीं जाता है, लेकिन आपके बायर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो ग्रेप्स अपना यूरोप के लिए जाता है उसके लिए 100% हम लोग पनेट पैकेजिंग ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और पैकेजिंग के रिगार्डिंग। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बायर टेस्ट रिपोर्ट मांगता है तो आप टेस्ट रिपोर्ट वहाँ पे देख सकते हो। बाकी आपका फाइटो यहाँ पे बन जाएगा, आपका सीओ बन जाएगा और बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको आईसी लगेगा, अपेडा लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो अपेडा के अंदर आता है तो आपको अपेडा का आरसीएमसी लेना कंपलसरी है। उसके बाद आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। ये हो गया दोस्तों नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं बात करता हूँ आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो आपको ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लगेगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बाद में। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लगेगा, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट लगेगा और ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट भी लगेगा। ट्रेसेबिलिटी का मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशंस है क्या। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा जीएमपी सर्टिफिकेशंस रहता है, जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वैसे ही ग्लोबल गैप का भी एक सर्टिफिकेशन रहता है जिसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप यूरोप के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यूरोप में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है रेसिड्यू लेवल को लेके। जैसे हम लोग जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेती में, वो फर्टिलाइज़र अपने ग्रेप्स में भी उतर जाते हैं, तो उसका एक परमिसिबल लिमिट रहता है कि भाई इतने परसेंटेज तक अगर रेसिड्यू लेवल इसमें है तो आपको वहाँ पे जो है वो कार्गो एक्सेप्ट किया जाता है, अन्यथा आपको कार्गो रिजेक्ट किया जाता है वहाँ पे। तो उसके लिए आपको वहाँ पे ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो, आपके पास ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशंस नहीं है और फिर भी आप यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है और वो है कि आप प्रोक्यूर करते टाइम पे ऐसे प्रोड्यूसर से या फिर ऐसे सप्लायर से आप परचेस करें जिसके पास ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जिसके पास टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों कि आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपको खुद के लिए ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेशन निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और टेस्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कोई भी आप मटेरियल परचेस कर रहे हो या कोई भी फार्म से आप ग्रेप्स ले रहे हो तो बिफोर परचेसिंग द ग्रेप्स आप एक काम करो, वहाँ पे जो सैंपल्स है वो सैंपल लेके आप टेस्ट लैब में दे दो या टेस्ट लैबोरेटरीज में सबमिट करके वहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर यूरोपियन नॉर्म के अंदर ये रेसिड्यू का परमिसिबल लिमिट के अंदर वो सब सारी चीज़ें अवेलेबल है तो वो जो प्लॉट्स है वो आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी सॉर्टिंग ग्रेडिंग का जब भी बात आया तो एक और एक पॉइंट मेरे दिमाग में यहाँ पे आया है, वो है कि साइज़ कौन सा लगेगा या ब्रिक्स लेवल क्या लगेंगे। अभी ब्रिक्स क्या है, साइजेस कैसे हैं, ये आगे जाके मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइजेस क्या क्या लगते हैं। देखिए 16 mm के ऊपर का जो साइज़ है
वो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी ग्रेड के लिए पकड़ा जाता है। 16 mm, 18 mm, 17 mm डिपेंडिंग अपॉन द बायर रिक्वायरमेंट, लेकिन मिनिमम 16 mm से ऊपर का जो बेरी साइज रहता है। बेरी मतलब क्या है कि ग्रेप का जो अपना गट रहता है उसको एक हम लोग एक ग्रेप का फ्रूट निकालते हैं तो उसका हम लोग डायमीटर चेक करते हैं। तो जो डायमीटर है वो आपका 16 mm के ऊपर होना चाहिए। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी आप पैकिंग कर रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 16 mm के ऊपर का जो मटेरियल है वो निकालना है। और यहाँ पे आप अगर नए एक्सपोर्टर हो तो दोस्तों ये सब चीज़ों की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल है जो आपके लिए पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्री कूलिंग ये सारी चीज़ें एज पर योर रिक्वायरमेंट करके देते हैं। बहुत सारे ऐसे नासिक में सप्लायर है जो आपको ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो भी ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप वो सप्लायर को बोल के ये सारी चीज़ें आप करवा के ले सकते हो। ये हो गया दोस्तों बेरी साइज के रिगार्डिंग या फिर साइज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स लेवल के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स का मतलब क्या है, शुगर टू एसिड रेशो जो रहता है, मतलब आपके ग्रेप्स की जो मिठास रहती है तो उसमें एसिड भी रहता है ग्रेप्स में और शुगर भी रहता है। तो शुगर टू एसिड रेशो जो रहता है उसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। अभी ब्रिक्स कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ब्रिक्स मेजर करने के लिए ब्रिक्स मीटर अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे आप एक जो ग्रेप है वो निकाल के आप उसको स्क्वीज करके उस पर अगर आप उसका लिक्विड डाल दोगे तो आपको वहाँ पे जो है वो ब्रिक्स लेवल पता चल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे कैसा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग हैं वो मीठा थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो इसके लिए उसका ब्रिक्स लेवल कम चाहिए, मतलब उसको 15 to 16 उनका ब्रिक्स लेवल चाहिए। और होता क्या है दोस्तों कि कम ब्रिक्स का अगर मटेरियल हम लोग प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि यूरोप के लिए पहुंचने के लिए टाइम जाता है, तो वहाँ तक वो ब्रिक्स लेवल थोड़ा मेंटेन रहता है और मटेरियल भी क्वालिटी वहाँ पे पहुँच जाता है। अगर मैं गल्फ कंट्रीज और दुबई की वगैरह बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा मीठा ब्रिक्स लगता है और वहाँ पे सुपर सोनाका में ब्रिक्स लेवल थोड़ा हायर साइड में रहता है। शुगर टू एसिड रेशो जो रहता है वो थोड़ा सा हायर साइड में रहता है। तो वो केस में अगर आप गल्फ में एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर जैसे कि मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो केस में आपको जो है वो ब्रिक्स लेवल 17 to 18 रखना है। तो वो मेक श्योर करना कि आपको ब्रिक्स लेवल कितना चाहिए। और ये सारी जो डिटेल्स है दोस्तों, ये सारी डिटेल जो है वो आपको बायर प्रोवाइड करता है कि मुझे ब्रिक्स लेवल इतना चाहिए, मुझे बेरी साइज इतना चाहिए, मुझे पैकिंग इतने का चाहिए, मुझे पाउच में चाहिए या पनेट में चाहिए, पैसा कैसे पनेट में पैकिंग चाहिए, ग्रॉस वेट कितना रहेगा, नेट वेट कितना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है वो आपका बायर आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के बारे में। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम दोस्तों क्या होता है कि यूरोपियन और यूएसए कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स हैं कि जो भी फार्म प्रोड्यूस आप सुपरमार्केट में बेच रहे हो या सुपरमार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक क्यूआर कोड आपका वहाँ पे आना चाहिए। वो क्यूआर कोड अगर मैं स्कैन करता हूँ तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये ग्रेप्स कौन सी कंट्री से, कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है और उस फार्मर का नाम क्या है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। तो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है दोस्तों वो यूरोपियन और यूएस मार्केट में बहुत ही कंपलसरी है। तो वहाँ पे आपको उसी प्रकार से पैकिंग और वो जो स्टैम्पिंग वगैरह जो करना है वो आपको वहाँ पे करना है। इसलिए दोस्तों अगर आप इनिशियल एक्सपोर्टर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यूरोप के पीछे मत भागो, पहले आप गल्फ, मिडल ईस्ट में ट्राई करो, वहाँ पे 1-2 कंट्री करके देखो, आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक आपको वहाँ पे जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे यूरोप के लिए टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रखने के बाद ही आपको जो है वो एक्सपोर्ट करना है, वरना आपका लॉस हो जाएगा या फिर आपका कंटेनर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो अगर आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं है, आप एक इनिशियल स्टेज पे एक्सपोर्टर हो या फिर नए एक्सपोर्टर हो, तो आप ट्राई करो कि आप गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करना चालू करो, मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर एक्सपोर्ट करना चालू करो, बाय एयर करना चालू करो, और बाद में फिर आप धीरे धीरे जो है वो नेक्स्ट सीज़न में आप यूरोप के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यह हो गया दोस्तों पैकिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग और आपके कंप्लायंस के रिगार्डिंग। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप कंट्रीज़ है जिसको आपको टारगेट करना है। देखिए दोस्तों, बहुत 190 प्लस देश है इस पूरे वर्ल्ड में, तो हर एक कंट्री को अपना एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो कुछ 10 ऐसे मैं आपको जो है कंट्रीज़ बता रहा हूँ जहाँ पे आप जो है वो टारगेट करके ईजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
तो सबसे पहली कंट्री जो है दोस्तों वो है नेदरलैंड, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूके, उसके बाद यूनाइटेड अरब इमरेट, इसका मतलब दुबई हो गया, यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया, चाइना, जेक रिपब्लिक, हांगकांग, मलेशिया, पोलैंड, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ओमान, टर्की। तो ये सारी कंट्रीज जो दोस्तों है इसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा मटेरियल जो है वो कनाडा भी जाता है, कतार भी जाता है, कुवैत भी जाता है, बहरीन भी जाता है, सिंगापुर जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है, नेपाल में भी जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप नेपाल में पहले ट्राई करो, बांग्लादेश में ट्राई करो, वहाँ पे भले ही आपको मार्जिन कम मिले। अभी नेपाल बांग्लादेश में दोस्तों कैसा होता है, इतना सारा पैकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, 20 किलो का या 18 किलो का एक पूरा कैरेट का पैकिंग करते हैं। वो डायरेक्टली कैरेट जो है वो लोड होता है अपना ट्रक के अंदर, और जो ट्रक है वो वहाँ पे बाउंड्री में भेजा दिया जाता है। बाउंड्री के बाद क्लियरेंस करके वो बांग्लादेश चला जाता है या फिर नेपाल चला जाता है। तो इसी तरह आपको वहाँ पे जो है वो प्लानिंग करना है। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, ट्रायल बेसिस पे कर रहे हो, तो आप बांग्लादेश और नेपाल में इजीली टैप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या है, कंप्लायंसेस बहुत कम है, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप इजीली वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद आपको फिर आप दुबई कर सकते हो, मलेशिया कर सकते हो, चाइना कर सकते हो, यूएई कर सकते हो, और भी बहुत सारे देश है जिसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। तो ये टारगेटेड कंट्रीज थी दोस्तों जहाँ पे आप टारगेट करके एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्पेशली फॉर ग्रेप्स। अभी दोस्तों ये हो गया टारगेटेड कंट्रीज के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कैसे बायर फाइंड किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूरोप के लिए स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो फ्रूट लॉजिस्टिका करके एक स्पेशल इवेंट होता है यूरोप के अंदर। वो एक एग्जीबिशन होता है, जैसे गल्फ फूड होता है वैसे ही फ्रूट लॉजिस्टिका करके एक इवेंट यहाँ पे एग्जीबिशन होता है दोस्तों। स्पेशली होता है ओनली फॉर फ्रूट। तो वहाँ पे जो बायर्स आएंगे वो ओनली फ्रूट रिलेटेड आते हैं, वेजिटेबल रिलेटेड आते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे बायर मिल सकते हैं अगर आप यूरोप में टारगेट कर रहे हो तो। वहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स भी अवेलेबल है जहाँ पे ग्रेप्स की बहुत अच्छी खासी डिमांड है, तो वहाँ पे भी आप इजीली टारगेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप बायर सेलेक्ट मीट में भी हिस्सा ले सकते हो, गल्फ फूड में भी हिस्सा ले सकते हो, या फिर अगर आपको बांग्लादेश नेपाल में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली कंट्री विजिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक यूरोप के लिए टारगेट कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए फ्रूट लॉजिस्टिक का एग्जीबिशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली फ्रूट के बायर आते हैं, वेजिटेबल के बायर आते हैं। तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली आप टारगेट करके वहाँ पे आप बायर से कम्युनिकेट करके वहाँ से ऑर्डर भी क्लोज कर सकते हो। और नॉर्मली दोस्तों ग्रेप्स का जो सीज़न रहता है वो 3 से 4 महीने का रहता है। तो ये अगर आपका एक बार कमोडिटी सेट हो गया और बायर का बेस सेट हो गया तो आप इजीली 500 से 600 कंटेनर भी आराम से यहाँ पे कर सकते हो, ये 3 या 4 महीने में हो गया दोस्तों बायर फाइंडिंग के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन के रिगार्डिंग। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की दोस्तों बात करता हूं तो यूरोप में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर गल्फ में अगर मैं देखूं तो थोड़ा आपको कम मार्जिन मिलता है। लेकिन आगे जाके मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे 2 to 5% मार्जिन पे भी काम करते हो तो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे 2% मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ RODTP। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक कंटेनर ग्रेप्स की बात कर रहा हूँ तो 20 लाख से 25 लाख तक का कॉस्टिंग आता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको पर कंटेनर 80,000 रुपये तक सब्सिडी देती है। मतलब अगर आप नेट टू नेट भी सेल करते हो तो भी आपका यहाँ पे 80,000 रुपये जो है दोस्तों वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम में यहाँ पे काम करते हो तो आपको वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप बाय एयर स्टार्ट करो। मलेशिया के अंदर या फिर सिंगापुर के अंदर या फिर दुबई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जो बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं। बाय एयर एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा मैं आपको बोलता हूँ। एक तो आपका क्वालिटी क्लेम नहीं आएगा। क्वालिटी क्लेम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जल्दी पहुँच जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे कॉस्टिंग आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फ्रेट का चार्जेस ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ पे बाय एयर का जो रेट रहता है वो प्रीमियम रेट रहता है।
तो बाय सी का जो मटेरियल आता है उसका रेट अलग रहता है, बाय एयर का मटेरियल का रेट अलग रहता है। तो वहाँ पे जो है वो आपको प्रीमियम रेट भी मिल सकता है और विथ मिनिमम मार्जिन, विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड विथ मिनिमम रिस्क आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों ग्रेप्स के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके दिमाग में, मन में कोई डाउट है तो कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।